तो बच्चों हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये 2 क्वेश्चन हमने लिख लिया है समय बचाने के लिए। तो क्वेश्चन ही भाई होने चाहिए। अभी तक जो कुछ आपने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है ना, इसमें जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जब हम कुछ समझाने लगे तो आप ध्यान से सुना करें। ये सब उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है ना। जिनको दोनों काम जो कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, तो दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है बेटा कि आप चाहे जितना भी भगवान करे आपका दिमाग बहुत तीव्र हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है अगर जरा सा ध्यान भटकेगा तो पूरा क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप पहले ध्यान लगा करके क्वेश्चन समझ लें और फिर तुरंत मैं हट ही जाता हूँ सॉल्व करने के बाद। मैं बार बार हटता रहता हूँ बोर्ड से कि मैं जो कुछ भी लिखा पढ़ा उन बच्चों को साफ साफ दिखाई दे, है ना। तो आप पास करके जो है आराम से 2 मिनट में नोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने कई बार अपील किया, मैं इस चीज़ को बताने में समय नष्ट नहीं करूँगा। कुल मिलाकर के मैं एक प्रॉमिस आपसे करूँगा कि अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखते हैं तो एक ही बार में सवाल आ जाएगा, आपको 2 बार आपको नहीं सोचना होगा। और साथ साथ में अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है 2-3 बार आपको समझना पड़े। तो पहले कोशिश करिए, समझिए सवाल को। सवाल ये कह रहा है बच्चों कि चार्ज Q है ना, चार्ज Q इज मूविंग विथ वेलोसिटी V, है ना। Q चार्ज है और वो वेलोसिटी V से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक भाई। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड developed due to this motion at a perpendicular distance r, ठीक है, from the line of motion। सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई ये जो है, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा बच्चों कि ये जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यू कैन से स्ट्रेट लाइन ये है, इसमें कोई चार्ज Q है ना, यहां पर है चार्ज Q। ये V वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसी लाइन में आगे बढ़ रहा है। ठीक भाई। अब यहां एक कोई पॉइंट हमें एज्यूम करना होगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पॉइंट है ना। हम ये पॉइंट इसने दिया नहीं है, हमें ये मानना होगा। परपेंडिकुलर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये एंगल है 90 डिग्री। और चलो हम इसको अपने पुराने तरीके से पॉइंट P मान लेते हैं। इस पर मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है। अब देखो ये पॉइंट हम ऊपर भी मान सकते थे, तो जहां आपकी मर्जी हो वहां आप मान सकते हैं, जहां भी आपकी मर्जी हो वहां मान सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन बताते समय ध्यान रखना होगा। देखो सवाल में ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। मेरे ख्याल से बच्चों को 2 बातें पहले से पता होंगी। क्या क्या, कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होती है। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं।
पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होती है। क्या बात क्लियर है? और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। मुझे लग रहा है कि ये बात सभी बच्चों को पहले से पता थी, मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ये बात बोल दिया। ठीक भाई, तो सवाल को हमें करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा। सवाल में कुछ दिया हुआ है नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो चाहे हम इसको पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने, हमें तो करंट आई से मतलब है। बायो-सेवर्ट का लॉ आपने पढ़ा, उसी पर ये बेस्ड सवाल है। जितना इंफॉर्मेशन दिया गया उसको अप्लाई करके हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो जैसे यहां से ये डिस्टेंस कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास r। ये डिस्टेंस कितनी दिया इसने, ये कहा ये r। ठीक है भाई, और अब हमें मान लेना होगा कि हमने मान लिया भाई ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ये कर रहा है, तो I का डायरेक्शन भी यही होगा, करेक्ट, I का भी डायरेक्शन यही होगा। अच्छा, हमें पता है बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार कि ये जो dB है ना, अब चूंकि एक चार्ज पार्टिकल ही है तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा टोटल कर देगा वो, है ना। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक भाई, इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला हमको पहले से पता है। अच्छा, हमें क्या पता है, जो हमें ये पता है कि करंट I इज इक्वल टू, है ना, चार्ज Q अपॉन dt। चूंकि चार्ज ही इसलिए छोटा समय, चार्ज भी बहुत थोड़ा सा है भाई, कोई चार्ज पार्टिकल है ना, तो इसीलिए dt समय लिया गया, तो चार्ज है ना। अब ये फ्लो भी कर रहा है, बह भी रहा है, तो चार्ज फ्लो Q dt समय में यही करंट हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, dl हम कैसे निकालेंगे इस बच्चों, तो हमें क्या, आपको क्या पता है कि लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये बात पता है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, dl इज इक्वल टू, है ना, v मल्टीप्लाई dt। भाई छोटा सा समय, क्या बात क्लियर है? अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि एक्सप्रेशन ही चाहिए हमको। देखो यहाँ क्या बोला है इसने, हमें क्या चाहिए भाई, हमें एक्सप्रेशन चाहिए बस, और हम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, क्योंकि कोई वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी नहीं, तो हम dv जो है मान लेते हैं, है ना। चूंकि एक चार्ज ही करेगा तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसका ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक भाई। आई की जगह हम क्या लिख लेंगे भाई, मल्टीप्लाइड क्यू अपॉन dt, ठीक भाई। और क्या लिख लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, dl की जगह देखो क्या लिख लेंगे, v इंटू बी मल्टीप्लाइड dt, ठीक भाई। और देखो साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा की मल्टीप्लाइड साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है भाई। r की जगह हमें r ही दिया गया है ना, साइन 90 डिग्री, r की जगह हमें r ही दिया गया है, r स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या होगा
कि यहां से dt कैंसिल हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से b हमें क्या मिल जाएगा भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, इंटू क्यू वी, है ना, अपान dt खत्म ही हो गया, अपान आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन सवाल के रूप में भी पूछा गया है, थ्योरी में भी इसे आप थ्योरी ही समझिए। जैसे हम बायो सेवर्ट लॉ हमने पढ़ाया, अब कुल मिलाकर के बायो सेवर्ट लॉ का हम यूज देखेंगे, है ना, बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे, उसी के इर्द गिर्द जुड़े हुए बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, जो कि सेट और पेट हैं, सेट सवाल हैं, है ना। तो कुछ सेट सवाल जो लगभग सभी किताबों में दिए गए होते हैं, तो हम उसी के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे बायो सेवर्ट लॉ को यूज करके, है ना। अभी जैसे डीएल लेंथ के द्वारा, है ना, करंट एलिमेंट के द्वारा, देखो एक बात हमें ये याद रखना है कि करंट एलिमेंट के द्वारा क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, है ना। तो वही चीजें हमें बायो सेवर्ट लॉ से पता चली हैं। अभी हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक्सप्रेशन, चाहे इसको आप क्वेश्चन मानो चाहे आप थ्योरी का पार्ट मानो, तो ऐसे यानी अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो मामला क्या होता है, बन जाता है। देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो 1 से मल्टीप्लाई करना कोई अर्थ ही नहीं, dt से dt कैंसिल हो चुका है, ठीक है भाई, क्यूबी अपान आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मिल गया। ये तो नंबर का सवाल रहा होगा, तो ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया। अब जो बच्चे ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे, अब उनको फिर से यहाँ कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनके दिमाग में सेट हो गया होगा, वो वीडियो को पास करके खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर डायरेक्शन की बात करें हम, ध्यान दो, जैसे हमने क्या राइट हैंड पाम रूल, तो हमें क्या करना है ना, हमें थंब को किस डायरेक्शन, अब पॉजिटिव है इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, करंट का डायरेक्शन यही है, तो यानी करंट का डायरेक्शन अगर यही हो गया तो ऐसे रखेंगे हम, इसी पॉइंट पर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, उंगली को ऐसे कर्ल करेंगे, है ना, घुमाएंगे। तो देखो अगर इसी प्लेन को ही हम माने तो ये अंदर करेंगे, यानी यहाँ जो है, यहाँ ध्यान दो, क्या मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो ध्यान दो, अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड। तो डायरेक्शन इसका क्या हो गया, यही लिख देंगे इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो इनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर यही पॉइंट, इसी पॉइंट को आप यहां बनाए होते, है ना, मान लो इसी, अभी कहा थोड़ी रहा है, मैंने तो ये कर दिया, अब तुम यहां ना बनाओ, कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी हम यहां नहीं बनाएंगे, भाई मत बनाओ, तुम यहां बना दो परपेंडिकुलर। तो देखो अब करंट कैसे ऐसे चल रही थी, इस पॉइंट पर जब हम कर्ल करेंगे ऐसे बाहर की तरफ, तो यहाँ क्या लिखेंगे आउटवर्ड, अगर पॉइंट यहाँ होता P तो आउटवर्ड होता। तो ये मोटी मोटी बातें आपने सीखा, और किसके किसके टर्म को ध्यान में रख करके, चार्ज और वेलोसिटी, चार्ज और चार्ज की वेलोसिटी के टर्म को ध्यान में रख करके ये सवाल आपने देखा, राइट। मेरे ख्याल से आपको बातें बहुत क्लियर समझ में आ गई होंगी, और आप क्वेश्चन आराम से इस प्रकार के कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन हो गया भाई, आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, हम हट गए थे। तो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन पहले मैं पढ़ दे रहा हूं, फिर क्या चाहता है हम सॉल्व करेंगे। अभी बायो सेवर्ट लॉ वही पढ़ा है आपने, उसी से रिलेटेड हम
कुल मिलाकर के इसे आप थ्योरी ही समझिए, है ना। अभी बहुत सारा पार्ट उसमें बचा है, जब तक वो सारे पार्ट आप नहीं करेंगे, जो कुल मिलाकर के कुछ सेट पैटर्न है पहले से, जिससे सोचने का तरीका डेवलप हो जाता है। तो पहले हम वो सारी चीजें कर लेंगे जिससे कि आप आराम से सोच सकें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, देखो क्वेश्चन लिखा गया है ना, सम करंट एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, है ना। सम करंट एलिमेंट, है ना, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप, कैरिंग ए लार्ज करंट आई 10 एम्पियर इज सिचुएटेड एट ओरिजिन फिगर। ये फिगर वाइज सवाल में दिया गया है, इसलिए सवाल ये फिगर बना भी दिया गया है आपके सामने। इसमें फिगर नहीं दिया गया था, फिगर हमें बनाना पड़ा, हमने बनाया, ये फिगर इसने बना के दिया है। अब ये कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन ड्यू टू द गिवन करंट एलिमेंट। ये कह रहा है टेकिंग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी का क्या है, ये एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल करके हम जो है तो आप सवाल को लिख लेंगे, यहां मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा अच्छा दिखे, है ना। तो ये चीज हमने क्या किया, मिटा दिया भाई। अब यहां जो है हमने क्या लिखा है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में भाई ये फिगर शामिल हो जाएगा, है ना। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो ये फिगर भी आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो फिगर भी बनाएंगे। तो हम अपनी जगह की सुविधा के लिए इसको मिटा दिए भाई, है ना। अब देखो उसमें सारी चीजें गिवन ही है ना। तो करंट उसमें आई, देखो हमसे क्या पूछ रहा है, करंट एलिमेंट की वजह से, तो इसका मतलब सीधा बायो-सेवर्ट लॉ। इसका मतलब कि देखो ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, है ना, आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही तो है। अब देखो सिंपल सी बात है, सारी चीजें हैं। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, एक डीबी हमको कैलकुलेट करना है, हमें क्या बताना है, डीबी ही तो बताना है। इसकी वैल्यू हमने बताया था 10 टू द पावर -7, है ना। आई की वैल्यू इसने दिया है, आई इज इक्वल टू 10, है ना। डीएल में जो है देखो डेल्टा एक्स को उसने कहा है 1 लूप, है ना। तो यानी डीएल जो है वो कितना हो गया, 1, है ना। फिगर में डीएल जो है 1। अच्छा, फिगर में मेरे ख्याल से डीएल जो है दिया गया है 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर। तो मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 मीटर। ठीक है भाई। आर की वैल्यू देखो दी गई है, ये एम्पियर ही है ना, और ये कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू जो है गिवन है। ठीक भाई। तो R की वैल्यू कितना है, 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर R स्क्वायर अगर लेना है हमको तो 0.025, है ना। तो यहां से हम dB निकाल लेंगे, तो dB क्या मिल जाएगा बच्चों, dB इज इक्वल टू, अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी आप यहाँ वेक्टर लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड, ठीक भाई। आई की वैल्यू दिया गया था 10 एम्पियर, तो मल्टीप्लाइड
10 मल्टीप्लाइड dl देखो, ये एंगल देखो, यहां से एंगल कितना डिग्री का बन रहा होगा, ये 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, छोड़ सकते हैं, है ना। तो 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है बच्चों। और dl की वैल्यू क्या रख देंगे हम, मल्टीप्लाइड 10⁻⁻2 रख देंगे, है ना। हमें डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने में r नीचे लेकर के चले आएंगे, मल्टीप्लाइड साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 ही हो जाएगी, और नीचे हो जाएगा 0.25, ठीक है भाई, 0.25। तो यहां से देखो, अगर हम ऐसा अगर सोचें तो ये क्वांटिटी तो 1 हो गई। अब अगर हम जो है ना, ऊपर जो है अगर इसे खत्म करें तो नीचे ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अगर 10⁻⁻2 को ऊपर खत्म करें तो नीचे ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, ये सिंपली बचेगा 25, है ना। अब अगर एक जीरो यहां हम बढ़ाएं तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन यहां फिर एक और बढ़ जाएगा। अब इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये दिस विल इक्वल टू 10 इंटू 10, मुझे लग रहा है दिख रहा है, 10 इंटू 10⁻7 अपान, ठीक है भाई, 10 इंटू 10⁻7/25, ठीक है। अब जो है अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम इसको हटा करके इसकी जगह 8 लिख दें, इसकी जगह क्या लिख दें, 8 लिख दें, तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 1 जा 4 जा, तो दिस विल इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8। ये अच्छा, ये किस में आएगा, सब एसआई यूनिट चल रहा है तो टेस्ला, है ना, किसमें आएगा आंसर, टेस्ला। अब इसका डायरेक्शन की अगर हम बात करें, यानी डीबी आ गया, हमें डीबी मिल गया। डायरेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया था, है ना, तो वेक्टर डीएल, है ना, वेक्टर डीएल इंटू वेक्टर क्रॉस। डायरेक्शन के लिए देखो ये चीजें भाई, ये भी चीजें पता होना चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन हमें अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब कि है डीएल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर, है ना। तो देखो आर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई कैप, वहां शुरू में दिया भी गया था, और ये लेंथ, है ना, आर का जो डायरेक्शन नहीं, जे कैप, आई जे कैप, डीएल का जो है ये जे कैप, है ना, ये क्या है, जे कैप। अब यही है, यही क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ बी, है ना, डायरेक्शन ऑफ बी यही है। तो अच्छा, डीएल इसका एलिमेंट, वो करंट एलिमेंट दिया गया था, उसके साथ क्या दिया गया है, आई वेक्टर। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या, के कैप। के कैप का मतलब प्लस जेड डायरेक्शन, है ना। इसका मतलब कि ये इस पर डायरेक्शन ऐसे इस तरफ है। वैसे भी यहां पर अगर आप कर्ल करना चाहो, ये बाहर की तरफ आएगा, ऐसे अंगूठा लगाओ, ये ऐसे बाहर की तरफ क्या होगा, आएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम डायरेक्शन यहां लिखना चाहें तो यहां हम लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या आएगा, के कैप, टेस्ला, है ना, के कैप, इसका ये डायरेक्शन है, ठीक है भाई। तो ये मोटी मोटी बातें आपने सीखा और जाना, है ना। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको आ रहा है। तो बच्चों हम लोग जो है 2 क्वेश्चन देख लिए।
अब एक नोट बनाएंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने जो है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने चीजें पढ़ रखी हैं, 10th में भी पढ़ रखी है, और बहुत सारे रूल तो दिए ही गए हैं। वही राइट हैंड पाम रूल हम लोग ज्यादा याद रखेंगे, उसी से सारे काम लगभग बन जाते हैं। और नहीं तो ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों, इससे जो है ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो डायरेक्शन के लिए ये चीज जो है आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो उसमें कैसे ये काम करता है, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे, है ना। तो एक जो है हम लोग एक नोट लिखेंगे, है ना। तो नोट के बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्शन पर, है ना। एक नोट लिखेंगे फिर डायरेक्शन पर क्वेश्चन करेंगे, ऐसे मोटा मोटा क्वेश्चन, है ना। तो नोट क्या है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में यानी करंट एलिमेंट के अलांग, नोट क्या है, नोट ये है, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट ये है भाई कि करंट एलिमेंट के अलावा, मान लो ये जो है ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है इस प्रकार से, मान लो कि आई करंट फ्लो कर रही है। तो इसी डायरेक्शन में यहां अगर कोई पॉइंट क्या ले लिया जाए, पी ले लिया जाए, यहां पर क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट क्या है, चलो यहां पर कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, या यहां कोई पॉइंट ले लिया पी, है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है ना। तो एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो ये चीज जो है आपको समझाने के लिए हमने, अब देखो यहां पर क्यों ऐसा है, सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है, b इज इक्वल टू 0, यहां इस पॉइंट पर क्या है, b इज इक्वल टू 0। ऊपर और नीचे देखो, एट पॉइंट p वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, because point P is situated along the axis of, है ना, is situated along the axis of, along the direction of, along the direction of current element, current element, है ना, करंट एलिमेंट। तो ये रीजन है, रीजन प्रूफ भी है। अब देखो यहां पर b की वैल्यू 0 नहीं होगी, b नॉट इक्वल टू 0, वायर के नीचे या ऊपर, नीचे यहां पर भी b नॉट इक्वल टू 0। रीजन भी देखो साफ साफ इसका रीजन भी है, ये पॉइंट हम समझाना चाह रहे थे आपको, पहला एक पॉइंट है। तो रीजन क्या है, बहुत साफ साफ है कि dv इज इक्वल टू, dv इज इक्वल टू इस ऊपर वाले केस में देखो, जब अगर हम यहां पर इसको मिलाएंगे ऐसे, तो यहां थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहां पर भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट
अपान 4 पाई इंटू आई dl अपान आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपान आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो है ना, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम जीरो से इसमें गुणा कर देंगे तो ये सब dv क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू, है ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई dl अपान आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड जीरो। ये सब किस में बदल जाएगा, जीरो में। तो ये पॉइंट बहुत सारी जगह आपके सामने आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा। तो इसे हमें ध्यान में रखना है कि एलॉन्ग द एक्सिस आप या डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना भाई। यहाँ कोई एलिमेंट आप कोई करंट एलिमेंट अगर आप काटेंगे उससे इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये इसी एक्सिस में है तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो ये लाइन है, इसके ऊपर आप कहीं भी पॉइंट रख दो, ऊपर कहीं भी रख दो तो कोई भी करंट एलिमेंट लेंगे तो एंगल बनेगा, उससे हम पॉइंट को मिलाएंगे तो एंगल बनेगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बच्चे बात को समझ गए, है ना। मुझे लग रहा है कि बातें जो है आपको समझ में आ गई हैं। क्योंकि अगर एंगल नहीं बनेगा, एंगल जीरो हो जाएगा तो फिर एंगल जीरो का मतलब जीरो वैल्यू हो जाएगी, और जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो स्क्रू रूल और राइट हैंड पाम रूल उसके लिए है। तो जैसे यहाँ मान लो ये मैं थोड़ा सा अगर और समझा दूं, मान लो इसमें ये वायर है, यहाँ करंट आई फ्लो हो रही है। अब यहाँ कोई पॉइंट लो तो कोई भी करंट एलिमेंट, चलो ये करंट एलिमेंट हमने डी आई इंटू डी एल करंट एलिमेंट कट कर लिया। अब कहीं भी पॉइंट लो तो इससे जैसे इसको मिलाओगे एक एंगल बन गया अपना का, है ना। इससे जो पॉइंट यहाँ ले लो तो इससे जैसे इसको मिलाओगे यहाँ एंगल बन गया, हर जगह एंगल बनेगा। लेकिन जब इस यहाँ एक पॉइंट ले लोगे तो इससे जब मिलाओगे तो यहाँ कोई एंगल बनेगा, तो इस पॉइंट पर एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी ना। तो इसलिए हो जा रहा है। कहीं भी पॉइंट लोगे, यहाँ पॉइंट ले लो तो इससे क्या करोगे, जब मिलाओगे तो यहाँ एंगल बन गया, देखो थीटा। अब थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी कहीं भी पॉइंट। देखो 3 पॉइंट का एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर, है ना। तो ये चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर है, आपको भी क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के डायरेक्शन ऑफ बी के लिए स्क्रू रूल है ना। तो डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी यानी बी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ बी के लिए हम जो है क्या फॉलो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ बी के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, स्क्रू रूल, है ना। डायरेक्शन ऑफ बी के लिए क्या फॉलो करते हैं, स्क्रू रूल फॉलो करते हैं, है ना। जैसे मान लो ये चीज है तो ये बताया भी गया है आपको, और यहां से ये कोई पॉइंट है तो ये भी जो है ना, आर आर, तो ये क्या है, आई डीएल वेक्टर, ठीक भाई। तो यहाँ ये वेक्टर वाला ही मामला है ना। तो ये वेक्टर वाला ही मामला है। तो जैसे ही डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, एक बार लिखा फिर से लिख रहा हूं, वेक्टर क्रॉस। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। राइट हैंड पाम रूल में भी हमने बताया था, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो यहाँ इस पर जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में ही जोड़ घटाव गुणा भाग होगा और हम सबको ये बातें पता है ना। अब ये वेक्टर वाला मामला तो सबको पता ही है ना, कि कैप आई क्रॉस
जे कैप इज इक्वल टू के कैप, है, ये बातें सबको पता ही है। तो ऐसे ही सारी चीजें चलती हैं। जैसे क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन हमने ले लिया ऐसा। अब देखो मान लो कोई करंट यहाँ पर ऐसे है, तो आपको पता है कि करंट ये अंदर इंटर कर रही है, ठीक है भाई। करंट जो है कहाँ, अगर ऐसा हमने ये बना दिया कि ये है करंट आई, है ना। करंट आई का मतलब क्या हुआ कि करंट ऐसे अंदर, सॉरी, करंट ऐसे बाहर एंट्री कर रही है ना। करंट ऐसे बाहर एंट्री कर रही है। अब अगर हम कहें, है ना, हम ये कहें कि देखो, हम ये कहें कि इस करंट की वजह से ये पॉइंट है ना, करंट की अब देखो ये क्या बताता है, ध्यान दो ध्यान दो, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं भाई, ध्यान दो यहाँ पर, मैं ये समझाने का प्रयास, इसमें समझो, अगर कहीं ऐसा लिखा गया है जिसका मतलब ये आउटवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का भी बताएगा और करंट का भी डायरेक्शन बता सकता है। अगर हमने कहा कि ये करंट का, हमने ये कहा कि ये करंट का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब कि करंट जो है आउटवर्ड है फ्रॉम द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ करंट लिख दे क्या कहीं, चलो लिख देते हैं, ये पॉइंट जो है यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो है, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं। क्या मोटी बात है भाई, मोटी बात ये है सर कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा गया है, ऐसा ऐसा बनाया गया है, और ये बता, ये क्या लिख दिया जाए कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, दिख रहा है, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन का करंट है। इसकी क्या मीनिंग हुई, इसकी मीनिंग ये हुई भाई, इस मीन्स, इसकी मीनिंग क्या हुई, इसका मतलब ये है बच्चों कि करंट जो है आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन है, करंट ऐसे जा रही है, करंट जो है कैसे ऐसे जा रही है ना, करंट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है, करंट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड, ठीक है। अब देखो जैसे सामान्य सी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं ये, जैसे देख लो मान लो यहां लिखा जाता है कि इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है ना। जो भी इसको लिख करके बताया जाए, जो भी लिख करके बताया जाए, तो वही हमें मानना है। ये सिंबल जो है क्या बताता है, आउटवर्ड, और अगर इसी में क्रॉस लगा देंगे तो ये सिंबल क्या बताएगा, डाउनवर्ड बताएगा, है ना। चलो दोनों चीजें, दो अगले पॉइंट में दोनों बातें क्लियर कर देते हैं, उससे सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि कहीं लिख दिया गया है ऐसे, है ना। अब ये दो चीज को बताएगा, अगर हमने लिखा कि इट इज डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका मतलब क्या है, मींस देखो करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रही ऐसी, है ना, इस मींस क्या है, करंट इज डाउनवर्ड फ्रॉम प्लेन, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड फ्रॉम प्लेन, है ना। ये प्लेन से अंदर की तरफ ऐसे जा रही करंट, अगर ये यहाँ पर ऐसा लिख दिया जाए, इसके लिए ये इस सिंबल के लिए, देखो इस सिंबल के लिए अगर ये बात बताई जाए, ये बात,
इस सिंबल के लिए अगर ये बात बताई जाए तो इसकी मीनिंग ये है, अगर इस सिंबल के लिए ये बताया जाए कि इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डायरेक्शन ऑफ बी, ये बी का डायरेक्शन है, मींस इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्शन ऑफ बी इज डाउनवर्ड फ्रॉम प्लेन, डायरेक्शन ऑफ बी इज डाउनवर्ड फ्रॉम प्लेन, है ना। तो ये मीनिंग सिंपल सा हुआ। मुझे लग रहा है कि अब ये बात बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि भाई करंट जो है, देखो करंट जो है ऐसे है ना भाई, हम क्या करेंगे, हम जो है मतलब करंट ऐसे है ना, करंट ऐसे है, ये बाहर की तरफ करंट जा रही है और हमसे पूछ रहा है कि हमें करंट जो है यहाँ ऐसे, है ना, मेरा हाथ मुझे लग रहा है कि दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, देखो मेरा हाथ दिख रहा है ना, करंट ऐसे है। अब देखो नीचे अगर कोई पॉइंट है, करंट का डायरेक्शन बाहर है, तो जैसे ही हम हाथ को ऐसे कर्ल करेंगे यानी बाहर की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, देखो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ बी है ना। अगर ऐसा देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, यानी करंट कहाँ आ रही है ऐसे, भाई हम वही करेंगे। देखो मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ दिख रहा है, अंगूठा क्या दिखा रहा है, करंट बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है, तो उस नीचे वाले पॉइंट पर हम क्या करेंगे, हाथ ले जाएंगे, है ना, उसी के नीचे अपना उंगली, बीच वाली उंगली, और फिर वहां से ऐसे कर्ल करेंगे, तो वहां इसका मतलब कि वो आगे की डायरेक्शन में कर रहा है, इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन ये हो गया, है ना। अगर यही चीज जो है, यही चीज अगर ऊपर हो, है ना, सही बात, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है भाई, यहाँ करंट है, देखो करंट ये क्या बताया गया, आई मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट है, यहाँ हमने बता दिया ये, मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ करंट है, फिर हम वही पूछ रहे हैं कि इससे यहाँ एक पॉइंट है P, यहाँ पॉइंट क्या है P, इस पॉइंट P पर B का डायरेक्शन बताओ, ये क्या है I है, अगर हम यहाँ B लिख देते तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता, हमने I लिखा तो इसका मतलब करंट I का डायरेक्शन है। अब देखो क्या करना है हमको, ये है करंट का डायरेक्शन, नीचे वाला पॉइंट है तो ये इस डायरेक्शन में है ना, हम जो है अपना ऐसे हाथ रखेंगे, ये अंदर यानी करंट इसके अंदर ऐसे जा रही है, हम ऐसे हाथ करेंगे, फिर ऐसे इसको कर्ल करेंगे, तो जैसे हम इस पर कर्ल करेंगे इसका मतलब कि ये क्या बनेगा, डायरेक्शन ऑफ बी बनेगा, है ना। तो सीधी सी छोटे छोटे और मोटी मोटी बातें हैं ये, जिनको कि हमें जानना है। और आप देखो 3D के भी क्वेश्चन आएंगे, 3D का भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा, 3D का भी क्वेश्चन आएगा, तो हमें जो है क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, बस मानसिक रूप से सोचेंगे अगर हम, तो फिर सरल है मामला, कठिन थोड़ी है, तो हम डायरेक्शन आराम से पता कर सकते हैं, है ना। तो ये नोट में कुछ मोटी मोटी बातें हमने आपको समझाया, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है बायो सेवर्ट लॉ जो पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। तो एप्लीकेशन का मतलब जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो वो सब एप्लीकेशन पर ही होगा, तो चाहे हम हेडिंग ही ले लें, है ना, हेडिंग ले लें, फिर जो है क्वेश्चन और एप्लीकेशन, क्वेश्चन और एप्लीकेशन, तो बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं जो है एप्लीकेशन वाला ही पार्ट है वो, तो यहाँ से हम लोग जो है हेडिंग ले लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, है ना। तो वही चीजें धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि सारे जितने पार्ट हैं, तो इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक कवर हुआ बायो-सेवर्ट लॉ, तो फिर ये चैप्टर आपके पकड़ में आना शुरू हो जाएगा, है ना, यानी स्टार्टिंग हो जाएगी और स्टार्ट प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं ये कहूँगा कि बायो-सेवर्ट लॉ का अगर सब कुछ आपने पकड़ लिया तो प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। तो चलो, हेडिंग है हमारी applications of बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ। तो अब चाहते तो हम डायरेक्ट हेडिंग ही करके पढ़ा देते, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ाते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए। तो पहला जो एप्लीकेशन है, देखो ध्यान से, ये बात आपको पता होगा कि बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो क्या बताया। बायो-सेवर्ट लॉ ने केवल करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई है ना, केवल करंट एलिमेंट से। जैसे किसी का मान लो, यहाँ पर मान लो जैसे ये है हमारे पास, ये मान लो ये हमारे पास वायर है ना, तो इसमें ये वायर है, अब इसकी कुछ लेंथ है, हमको नहीं पता है। तो अगर हम ये मान लें कि भाई इसमें जो करंट है वो आई फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से एक पॉइंट है यहाँ पर P, है ना, एक पॉइंट क्या है यहाँ पर P है, ध्यान दो। तो क्या ये इसमें जो इस करंट की इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर, पॉइंट कौन सा है P, तो क्या इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई जा सकती है बायो-सेवर्ट लॉ से? तो अभी डायरेक्ट नहीं बताई जा सकती, एप्लीकेशन में ही हम बताएंगे, तो है ना। तो जैसे हम क्या करते थे कि यहाँ पर कोई हम एक करंट एलिमेंट DL लेते थे, यहाँ DL छोटा सा काट लेते थे और यहाँ से इस पॉइंट को क्या करते थे, जोड़ते थे इस प्रकार से, है ना। ये पॉइंट हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे इस प्रकार से। और अब यहाँ एंगल को मेजर करके, अब अगर ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस को हम मान लेते थे R, यहाँ जो एंगल है ये एंगल है थीटा, है ना। अगर मान लो इसको ये एंगल कुछ माना गया है, इसी एंगल को लेकर के अब जो भी इस एंगल की वैल्यू हो, है ना, तो ये हम मानते थे, ये निकालते थे। लेकिन अब हमारे पास ये है कि एक निश्चित लेंथ का वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अब उस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहला एप्लीकेशन हमारा यही है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड, एप्लीकेशन नंबर 1। तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑफ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे भी आप लिखना चाहो, तो वैल्यू अब ऐसे भी लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू current carrying wire of due to current carrying wire of finite length। finite length का मतलब क्या है कि भाई कुछ इसकी लेंथ है, हमको नहीं पता है कितनी है, जो भी हो, लेकिन इनफिनाइट नहीं है, मतलब हम मेजर कर सकते हैं। अब कुछ भी 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी हो, जो भी हो, है ना, तो कुछ लेंथ है, तो वो ये वायर हमने बना दिया भाई, है ना। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ऑफ फिनाइट लेंथ, तो इसकी वजह से हमें क्या करना है भाई
हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, क्या उसका एक्सप्रेशन आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं, यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर देते हैं ना। यहां से कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ होगा, तो कहीं हो सकता है। तो हम जो है इस पर इस प्रकार से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। क्या बात क्लियर है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अब अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी लेंथ भी हमें मानना होगा। तो ये लेंथ जो है मान लिया हमने ए है। अब देखो हमें ये पता है कि ये तो एंगल 90 डिग्री क्योंकि हमने ड्रा किया। अच्छा ये वाला जो एंगल है भाई, तो इसको हम थीटा मान लें। इसको हम क्या मान लें, थीटा मान लें। तो ये वाला जो एंगल बचेगा, देखो हम यही एंगल लेते थे, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या बात क्लियर है। तो अब इस डीएल वेक्टर की वजह से, है ना, इस डीएल वेक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डीबी होगी। डीबी हम निकालते थे। तो यानी इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, यहीं से शुरू करेंगे हम, है ना। मुझे लग रहा है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, देखो फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड एक ही बात है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, आई इंटू डीएल, है ना, ये करंट एलिमेंट हो गया। तो हम क्या लिखते थे, इसके लिए हम क्या लिखते थे, इसके लिए हम लिखते थे भाई कि ये जो dB है, वेक्टर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, ये चीज लिखते थे। ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखते थे। चलो यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिगर अभी इसको बनाना पड़ेगा भाई, इसीलिए हम थोड़ा सा इधर उधर कर दिए। तो हम लिखते थे भाई dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन। देखो थीटा इस बार क्या लिया है हम लोगों ने, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल है ना, यही एंगल तो लिया गया था अभी तक, अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर, ये चीज लिया गया था। अब हमको डीएल करंट एलिमेंट की वजह से इसको फील्ड चाहिए नहीं, हमको इस पूरे वायर की वजह से जो है क्या चाहिए, ये वायर अब कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, मान लो ये यहां से यहां तक है, कुछ मीटर का हो सकता है, तो जो भी हो हमें क्या पता, है ना। तो उस वायर की वजह से इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम ड्रा करते हैं इसके लास्ट पॉइंट से इस पी को ऐसे मिला देते हैं ला करके, और इसके फिर इस लास्ट पॉइंट से इस पी को मिला देते हैं। देखो हमने इसको मिला दिया, ठीक भाई। अब देखो ध्यान दो, यहां पर दो एंगल हम और मेजर करेंगे। अब सिंपल सी बात है, देखो भाई डीएल की वजह से यही करंट एलिमेंट है, इसी की वजह से ये आया है। तो टोटल का मतलब हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, वो चीज समझने का प्रयास करो आप। जैसे इस देखो ये यहां से एंगल नीचे बन रहा है ना,
ये एंगल जो बन रहा है, तो इस एंगल की वैल्यू हम मान लेते हैं फाई 2। क्या मान लेते हैं? फाई 2। ठीक है भाई। और यहां पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, अभी हमको रिलेट करेंगे सारी चीजों को, तो इसको हम मान लेते हैं क्या? फाई 1। मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आती है। हमने मान लिया है, अब इस सारे एंगल को हम क्या करेंगे? कोरिलेट कर देंगे। अब देखो, हमें अगर b चाहिए तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, है ना? तो टू फाइंड, है ना, इसे चाहे आप बोल दो, इसे क्या बोल दो? इसे बोल दो भाई इक्वेशन नंबर 1, है ना? मुझे लग रहा है कि कैमरे में ये चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं। एक लाइन हम नीचे लिख सकते हैं, बस वही कैमरे में देखने में गया था। तो एक लाइन आप नीचे लिख सकते हो। तो नीचे एक लाइन हम लिख सकते हैं कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी, ये तो डीबी है भाई, तो यहां क्या लिख सकते हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी को पाने के लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, कामा बी विल इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी कामा बी विल इंटीग्रेट, बी हैव टू इंटीग्रेट, है ना? बी विल इंटीग्रेट above equation, we will integrate equation number 1, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब ये छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें यहां से आप भाई, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें कोई चीज मिल जाएगी। सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिखा साफ साफ यार, चलो उतना नीचे नहीं लिखेंगे। ये देख लो, ये लिखा है ना? मुझे लग रहा है कब दिख गया। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? बी विल इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, है ना? इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। ठीक भाई, तो मुझे लग रहा है कि चीजें क्लियर है। तो यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इस वाली लाइन पर नहीं लिखेंगे। तो देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इक्वल टू, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, है ना, आई डी एल। फिर देखो आई डी एल, अभी इंटीग्रेट ही हम कर रहे हैं। वैसे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? कास थीटा। देखो यहां से जो लिखा है साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक भाई, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो यहां पर देखिए कई चीजें, भाई डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो बी ही आ जाएगा। चलो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये तो बी ही आ गया, है ना भाई, पूरे वायर की वजह से। लेकिन यहां पर देखो जो है, देखो बार बार जो है हम डीएल को बार बार जोड़ेंगे तो पूरा वायर निकल जाएगा एक बार। दूसरी बात देखो, यहां पर एक तो वेरिएबल, यहां देखो, है ना, एक वेरिएबल क्या है यहां पर? देखो तो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल भी वेरिएबल है। और अभी यहाँ, हाँ फिर से देखो, ये डीएल भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है ना? तो हमें जो है कुछ इसमें कुछ चीजें एज्यूम करके, जैसे हमें जो है किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि ये वाली लेंथ जो है यहां पर, ये लेंथ क्या है? यल है,
मान लो ये लेंथ क्या है, यल है, ठीक है, और ये वाली लेंथ तो माना ही गया है, ये ए है ना, ये ए माना ही था हमने, मान लो ये क्या है, ए है। तो ये वाला जो है ये लेंथ ए है। तो यहां से जो है आर भी वेरिएबल है, तो आर को पहले हम कांस्टेंट के टर्म में ले लेते हैं, है ना। यहां से देखो, अगर देखो ये थीटा है तो ए किसका काम करेगा, बेस का, और आर किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का, है ना। तो देखो बे है ना, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज ये क्या है, cos थीटा। तो देखो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज कि बेस, देखो देख लिया ना साफ साफ, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो a अपान r इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि r इज इक्वल टू a अपान cos थीटा। ठीक है भाई, तो ये चीज मुझे लग रहा है कि क्लियर है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा, यानी आर स्क्वायर की जगह पर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान कास स्क्वायर थीटा। अब एक मामला बचा है डीएल, तो डीएल को कैसे हम हटाएं, ये सोचना है हमको, है ना। तो ध्यान दो, तो यहां पर देखो ये थीटा है, तो यल लेंथ इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें यल लेंथ किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये जो है बेस का काम करेगा। तो अगर हम यल अपान ए कर दें तो यही tan थीटा हो जाएगा। देखो यल परपेंडिकुलर ए बेस, अभी अभी यही हमने इसमें भी माना था। तो यल अपान ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। देखो क्या एक नई चीज यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है कि यहाँ क्या चीज आपको मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको यल अपान ए इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो यहाँ इससे इससे क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा भाई कि यल इज इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें डीएल पाना है तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ यल इक्वल टू, है ना, डी बाई डी थीटा ऑफ यल इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ, भाई ये तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, लेकिन चलो लिख दिया, है ना। तो ए tan थीटा। तो क्या बात क्लियर है ये। तो ये क्या हो जाएगा, dl, है ना, देखो dl बाई डी थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a sec स्क्वायर थीटा। dl देखो हमें मिल गया, a के फॉर्म में मिल गया। तो यानी dl जो है क्या हो जाएगा, dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम देखो यहां से क्या क्या हमें मिला, हम जो है इस r की वैल्यू को और इस dl की वैल्यू को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास केवल एक वेरिएबल बचेगा थीटा, है ना। तो इसको क्या बोल दो, इसको बोल दो भाई इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ वी विल पुट, है ना, नाउ वी विल पुट, नाउ we will put the value of dl and r square, the value of
डीएल एंड आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ डीएल एंड आर स्क्वायर इन इक्वेशन 2 कामा बी गेट। क्या पाएंगे भाई, बहुत मोटी मोटी बातें हैं भाई ये फिजिक्स, तो ये सब जान करके अगर आप आगे सोच लेते हैं तो फिजिक्स है। ये सब जान करके अगर आप आगे सोच लेते हैं तो फिजिक्स होता है। अब ये चीजें तो हमेशा से बहुत सारे टीचरों ने, हमने पता नहीं कितनी बार ये सब चीजें पढ़ाया है ना। तो देखो ध्यान से, पता नहीं कितनी बार कोचिंग से लेकर के बहुत सारी जगह बहुत बार पढ़ाया, लेकिन ये सब बहुत मोटी मोटी बातें, ये जानने के बाद आप सवाल कर पाओगे, है ना। ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं। तो मामला क्या है अभी इस चीज को, तो देखो इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो ये तो मिल जाएगा भाई b, तो b इक्वल टू, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो b मिल जाएगा भाई। देख लो इस dl की वजह से db, 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 सारे db जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, है ना। तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, उसको हम b कह दे रहे हैं। तो वैल्यू रखो, तो इसका मतलब कि म्यू नॉट अपान 4 पाई, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। फिर आई की जगह पर हम क्या रख देंगे, है ना, आई की जगह पर तो आई ही रहेगा, तो हम आई को यहीं ले लेते हैं, आई है ना मल्टीप्लाइड, ठीक भाई। अब जो है डीएल की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा, डीएल की जगह पर क्या रखेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा, है ना, ए सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को हम आगे लगा लेंगे क्योंकि डिफरेंशिएट करना है, हम डी थीटा यहां रखेंगे, उसको हम आगे कर देंगे क्योंकि हमें डिफरेंशिएट, हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो ए सेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद बचा क्या है यहाँ पर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ कास थीटा भी है, इंटू कास थीटा इंटू डी थीटा, है ना। अब ये नीचे क्या बचा है भाई, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपान कास स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी इंटीग्रेट, अब इसको साफ कर लो, देखो कास स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहां से कास स्क्वायर थीटा जो है ऊपर चला जाएगा। देखो देखो एक एक्सप्रेशन यहां पर सॉल्व कर दे छोटा सा, देखो यहां से समझो जरा सा, जैसे मान लो तो ये ब्रैकेट में हम करना ऐसे, अगला स्टेप हमें लिख देना था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं यहां, है ना। आप इसको डायरेक्ट लिख देना चाहिए था। देखो जैसे कहीं लिखा गया है, देखो ध्यान से, तो देखो ए से तो ये इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए वाला मामला तो खत्म हो गया। तो जैसे देखो यहां पर मामला क्या बन रहा है, देखो सेक स्क्वायर थीटा अपान, है ना, अपान ए अपान कास स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये नीचे कास स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा अपान ए, ठीक भाई। उतना पार्ट लेकर के सॉल्व कर दे रहे हो भाई, समझ में, क्योंकि वो बार बार लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो देखो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, अब मैं जानबूझ करके ऐसा कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड, देखो कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान, ये अपान ए, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 1 अपान ए। तो मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आ गई। इसका मतलब देखो स्क्वायर से इसको काटेंगे, सेक स्क्वायर से ये कास स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या,
बचा हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड आई, फिर मल्टीप्लाइड यहां पर है ना, तो कास थीटा डी थीटा है ना, क्या बचा कास थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या बचा भाई, नीचे बचा ए। अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू अपान 4 पाई, अब इसे ही इंटीग्रेट करना है हमें, तो देखो म्यू अपान 4 पाई ये कांस्टेंट है, करंट भाई जितनी इसमें फ्लो हो रही होगी उतनी फ्लो हो रही होगी, उसमें तो कोई डिस्टरबेंस है नहीं, है ना। और देखो ए जो है, ए भी यहाँ कांस्टेंट है, ये फिक्स देखो डिस्टेंस है, ये तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये भी तो नहीं बदलेगा, तो जो कांस्टेंट वाली चीजें उनको हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, ठीक भाई। अब यही हमें इंटीग्रेट करना है कास थीटा डी थीटा को, कास थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है। अब यहां हमें लिमिट सोचना पड़ेगा, देखो लिमिट थी, देखो ध्यान से, अब इस थीटा की हम कौन सी वैल्यू लें, है ना, देखो ध्यान से, इस थीटा की हम कौन सी वैल्यू लें कि इस पूरे वायर को कवर करे, है ना, तो ये देखो इस लाइन के ऊपर तो ये +5, और इस लाइन के नीचे तो -5, तो इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, -φ2, है ना, -φ2 से +φ1 तक इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, लिमिट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए विदिन ब्रेक। अब यहाँ कास थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, और लिमिट कहां से कहां लगी हुई है ना, -φ2 से कहां, +φ1। भाई देखो ये जो है ये एंगल ऊपर का है तो +φ1, ये एंगल नीचे है, हमने इसे ही माना है इसी पॉइंट पर, है ना, तो इसके दैट इज φ2, तो इसे जो है क्या लिखेंगे, तो दिस विल इक्वल टू, यानी b की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, फिर क्या हो जाएगा ब्रेकेट, तो साइन φ1 माइनस साइन -φ2, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो ये साइन बाहर आकर के क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो b के लिए जो एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, है ना, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये एक्सप्रेशन आया भाई। ये किसी फिनाइट लेंथ के वायर से इस पॉइंट P पर कितना, है ना, कितना जो है यू कैन से, कितना जो है फील्ड होगा, कितना फील्ड होगा, तो इसका एक्सप्रेशन ये आया सर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ए है ना, देखो ए जो है क्या है, हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें क्या ध्यान में रखना, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फ्रॉम वायर,
तो ए क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट ही है। फाई 1 और फाई 2 को मेजर कहाँ किया जाएगा, फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। देखो इस ए से फाई 1 को मेजर किया है, देखो ये एंगल है फाई 1, इसके नीचे है ये एंगल फाई 2, है ना। तो यहाँ पर ए क्या है, ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू वायर, है ना। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, या वायर लिख दो नॉर्मली, फ्रॉम करंट कैरिंग वायर। देखो इसमें लेंथ की बात कभी की भी नहीं गई है ना, क्योंकि वो अन्य चीजों पर भी डिपेंडेंट थी। अब देखो इसकी लेंथ क्या थी, इस एक्सप्रेशन में उसकी बात की गई है, नहीं की गई है। इसका मतलब है कि लेंथ वाला मामला इस फार्मूले में कंपेंसेट हो रहा है ना, दूसरे फैक्टर के द्वारा। भाई इसकी लेंथ क्या है, इन चीजों को दूसरे फैक्टर से कंपेंसेट किया गया है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, फाई 1 और फाई 2 को मेजर कहां से किया जाएगा, फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। तो फाई 1 देखो, फाई 1 एंड फाई 2 विल बी मेजर्ड, है ना, विल बी मेजर्ड। ये दोनों बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सवाल इसी से बनेगा, जितने भी सवाल आगे बनेंगे इस प्रकार के, ये इसी 2 पॉइंट से सवाल बनेगा। हम देखो हमने इस आर डिस्टेंस को इसमें शामिल नहीं किया फार्मूले में, देखो आर कहीं है, आर की चर्चा ही नहीं है ना, लेंथ की कहीं चर्चा है इसमें, कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ करंट है और वो एंगल है उस पॉइंट से जो उसके दोनों एंड को मिला देते हैं, है ना। इस देखो वायर के इस, अब इसकी क्या लेंथ है हमें क्या पता, 20 मीटर 50 मीटर जो भी हो, हमें कुछ नहीं पता इसके विषय में, जो होगा उसके अनुसार हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो फाई 1 एंड फाई 2 विल बी मेजर्ड फ्रॉम ए, यहां डायरेक्ट ए ही लिख दे, परपेंडिकुलर लाइन ए, है ना, विल बी मेजर्ड फ्रॉम लेंथ ए इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, will be measured from perpendicular length A in opposite direction, भाई देखो ये फार्मूला तुम लोग डिराइव कर लिए जाएगी, दिमाग लगाओगे तुम, है ना, एक बार देखोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, खुश भी हो जाओगे। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रख करके यहाँ सोचना है आपको। तो जब आगे सवाल आएगा तो ये दोनों पॉइंट आप देखेंगे कि बार बार यूज होगा, दोनों पॉइंट क्या होंगे, बार बार यूज होंगे, उसी को ध्यान में रख करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है एक एप्लीकेशन हमने देखा, बहुत सारे सवाल इस पर हैं, इससे अब आप चाहे जो है सवाल मान लो या थ्योरी का पार्ट मान लो, है ना, जो भी आप अपने दिमाग में इस चीज को लेना चाहो तो, है ना, थ्योरी का ही पार्ट मानो। अब लेकिन इसी से कभी कभी जुड़े हुए सवाल भी आ जाते हैं ऐसे, वो वैल्यू ना दे करके एक्सप्रेशन पूछेगा, तो तुम चाहे इसको क्वेश्चन भी मान लो, जैसे भी समझो। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम एग्जैक्टली समझ रहे हैं, फाई 1 फाई 2 को हम देख पा रहे हैं कहाँ से मेजर किया गया है ना। मुझे लग रहा है कि फाई 1 फाई 2 को देखो, जूम करके देखो उस लाइन को,
उसी लाइन के नीचे ए जो है लेंथ, उसी लाइन के नीचे से वही लाइन से शुरू होता है फाई 2 जो दूसरे एंड को मिला रहा है। जो पहले एंड को मिला रहा है उसी लाइन से उसका एंगल मेजर किया जाता है। दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ क्वेश्चन और एप्लीकेशन, क्योंकि इतने एप्लीकेशन नहीं है इसका, और भी एप्लीकेशन है, तो कुछ क्वेश्चन और बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, राइट।